नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए इतिहास विषय का 7वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि 6 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में भूगोल और नागरिक शास्त्र का भी प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। जो लोग भूगोल और नागरिक शास्त्र का वीडियो देखना चाहते हैं, वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक सूचना है, ग्रेडअप पर 50% डिस्काउंट का आज आखिरी मौका है। तो यदि आप ग्रेडअप पे किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कोड यूज कीजिएगा मिशन 50, जिससे आपका 50% का तत्काल वहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा। ये अभी बम्पर सेल चल रहा है ग्रेडअप पे, तो मिशन 50 कोड के साथ आप 50% का लाभ उठा सकते हैं। आज आखिरी मौका है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है वीडियो का, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही होगा, सिकंदर लोधी। लोधी वंश का महान शासक सिकंदर लोधी ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था और 1504 ईस्वी में आगरा की इसने स्थापना की थी। सिकंदर विद्या प्रेमी था। वह गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। तो यदि पूछा जाए आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सिकंदर लोधी के द्वारा 1504 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। उसने अशोक के 2 स्तंभों टोपरा व मेरठ को दिल्ली मंगवाया और स्थापित किया। उसने इन स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ की संज्ञा दी थी। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? तो यह इब्राहिम लोदी के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुर्की राजत्व के सिद्धांत से अनुप्रेरित होकर इब्राहिम लोदी ने यह घोषणा की कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। राजत्व केवल सुल्तान में निहित होता है, अतः उसे निरपेक्ष होकर निर्णय लेना चाहिए। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था, इब्राहिम लोदी। अगला जो क्वेश्चन है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? तो यहाँ पे सी विकल्प से होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में ये भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 ईस्वी में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोमन तिमूर के दरबार में गया और इसने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से लिखा है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, मुरुजुल जहाब का लेखक कौन था? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, अल मसूदी। मुरुजुल जहाब का लेखक अल मसूदी था, जबकि अल बिलादुरी द्वारा रचित ग्रंथ फुतुह उल बलिदान है। यदि पूछा जाए अल बिलादुरी की रचना का नाम क्या है, तो फुतुह अल फुतुह उल बलिदान है इनकी रचना। और अलबरूनी के द्वारा, ये फेमस है, काफ़ी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अलबरूनी द्वारा लिखित ग्रंथ किताबुल हिंद है। किताबुल हिंद ये अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है मुरुजुल जहाब का लेखक कौन था, तो अल मसूदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस इमारत में पित्रादुरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, एतमातुद्दौला का मकबरा में। पित्रादुरा यानी कि पच्चीकारी एक ऐतिहासिक कला है। इस उत्कृष्ट पद्धति में कटे व जड़े एवं तरासे हुए चमकते हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थर में चित्रकारी की जाती है और यह सजावटी कला है। इसे सर्वप्रथम एतमातुद्दौला के मकबरे में प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था किसने? तो यहाँ सी ऑप्शन से होगा, सोलंकियों यानी कि चालुक्य ने। सी विकल्प सही हो जाएगा। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक भीमदेव के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर वास्तुपाल एवं तेजपाल से करवाया था और संगमरमर निर्मित इस मंदिर के गर्भगृह में ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ की मूर्ति है।
और अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो चलिए देखते हैं। बिल्हड़ का संबंध हो जाएगा कल्याणी का विक्रमादित्य षष्ठ से, यानी कि ए का चौथा। फिर है जयदेव, जयदेव का संबंध हो जाएगा बंगाल का लक्ष्मण सेन से, तो बी का हो जाएगा तीसरा। क्षेमेंद्र का संबंध होगा कश्मीर का अनंत वर्मन, यानी कि सी का पहला। और श्रीहर्ष का संबंध हो जाएगा कन्नौज का गोविंद चंद्र, तो डी का हो जाएगा दूसरा, यानी कि 4 3 1 2 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। तो 4 3 1 2 आप देख सकते हैं, डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किनके अभिलेखों में जलकर का साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ पे जो है आपका डी विकल्प से हो जाएगा गढ़वाल। गढ़वालों ने कई विचित्र प्रकार के कर लगाए थे, जिसमें से एक कर जलकर भी था, जो कि गढ़वाल के अभिलेख में यह मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस रचना में प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है। तो यह मिलता है मृच्छकटिक में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मृच्छकटिकम ये संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसके रचनाकार महाराज जो है शूद्रक हैं और नाटक की षष्ठ भूमि जो है पाटलिपुत्र, यानी कि आधुनिक नाम उसका पटना है। ये भरत के अनुसार 10 रूपों में से यह मिश्र प्रकरण का सर्वोत्तम निदर्शन है। वस्तुतः इसकी कथा वस्तु का आधार बृहद कथा और कथा सरित सागर में वर्णित कथाओं में मिलता है। इसमें प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है। तो मृच्छकटिकम जो है इसके लेखक यानी कि रचनाकार जो है वह है शूद्रक। अगला जो क्वेश्चन है आपका बादामी के निकट महाकुटेश्वर स्थित मंदिरों के समूह से उस मंदिर को पहचाने जिसके गर्भगृह के एक भाग का कुछ महत्व है। तो वह है संगमेश्वर, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। बादामी और पट्टदकल के बीच में जो है स्थित महाकुटेश्वर मंदिर समूह नागर शैली के शिखर से युक्त त्रिरथ प्रकार के मंदिर हैं। इस समूह के मंदिरों में संगमेश्वर मंदिर प्राचीनतम है, जिसका निर्माण विजयादित्य के शासनकाल में 725 ईस्वी के आसपास 725 ईस्वी के आसपास जो है हुआ था। और इस मंदिर का विमान यानी कि गर्भगृह की बनावट त्रिरथ प्रकार की है, जिसका दोहरी दीवालों से युक्त साधार आदितल है और स्तंभ युक्त बाह्य प्राचीर विमान के सामने स्थित अर्धमंडप का निर्माण करती है। तो यहाँ पे आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे। तो वह थे प्रतिहार, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक प्रतिहार थे और महामारू शैली में निर्मित दधिमती माता, गोठ, मांगलोद, गुड़ेश्वर महादेव मंदिर आदि ये सभी निर्मित हैं। और राजस्थान की प्रतिहार कालीन मूर्तिकला में रामायण दृश्यावली का प्राचीनतम अंकन दधिमती माता मंदिर में ही जो है वह प्राप्त होता है। और अगला क्वेश्चन है भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से प्राप्त होते हैं। तो ये अरिकामेडु से प्राप्त होता है, ये विकल्प सही हो जाएगा। अरिकामेडु ये दक्षिण भारत में स्थित प्रमुख स्थल पर मार्टिमर व्हीलर ने 1945 में यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई की। इसके चीन, मलाया और रोम के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। यहीं से रोमन व्यापारिक बस्ती के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कोरोमंडल तट पर अवस्थित यह प्रथम शताब्दी में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। अरिकामेडु को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पेडुक नाम से भी संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्षत्रप किसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे। तो ये थे शक के अधीन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतवर्ष में शकों के जो राज्य स्थापित हुए उनमें क्षत्रपीय राज्य व्यवस्था थी और भारत में शकों की संयुक्त शासन प्रणाली में वरिष्ठ शासक महाक्षत्रप तथा अन्य कनिष्क शासक क्षत्रप कहे जाते थे। क्षत्रप शब्द का प्रयोग ईरान से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। तो वह था भोज, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिहार शासक मिहिर भोज आदि वराह की उपाधि इसने धारण की थी और यह विष्णु का भक्त था। इसकी उपलब्धियों की चर्चा ग्वालियर प्रशस्त लेख में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो। तो वह था मोहम्मद गोरी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहम्मद गोरी ने हिंदू देवी की आकृति अंकित सिक्के जारी करवाए
और चौहान सिखों की तरह उसने दिल्ली में भारतीय ढंग की मुद्रा तैयार करवाई। कन्नौज को जीतकर उसने भारत का राजा यानी कि सुल्तान कहलाने के लिए लक्ष्मी की आकृति का स्वर्ण सिक्का तैयार कराया, लेकिन उसे चांदी की धातु में ही सीमित रहना पड़ा। यह उसकी राजनीतिक चाल थी ताकि वह सुल्तान प्रजा का प्रिय बन सके। तो यहाँ पे जो है सी विकल्प सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद की भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था धन संग्रह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। सुल्तान महमूद गजनवी ये सुबुक्तगीन का पुत्र था और 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात वह गजनी का शासक बना और अपने राज्यारोहण के अवसर पर उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह प्रत्येक वर्ष भारत पर एक आक्रमण करेगा। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। भारत में उसे धन की प्राप्ति आसानी से हो सकती थी, अतः धन संग्रह के लिए ही महमूद ने भारत पर एक के बाद एक कई आक्रमण किए थे। अगला जो क्वेश्चन है, किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की थी? तो वह था विजयालय। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चोल साम्राज्य का उदय वह 9वीं शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी और विजयालय ने तंजौर या तंजावुर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की। विजयालय शुरुआत में पल्लवों के सामंत के रूप में कार्य करता था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चोल देश में कौन स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था उरैयूर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर स्थित उरैयूर ये संगमकालीन चोलों एवं प्राचीन पांड्यों की राजधानी थी और संगम युग में उरैयूर ये सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र था। कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंश महाकाव्य में इसका वर्णन भी किया है और उरैयूर को कारी और वाराणम नामों से भी जाना जाता है। किस नामों से? कारी और वाराणम नामों से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों के काल में अधोलिखित वरियम में से कौन उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो वह था टोट्टवारियम। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चोल काल में गांवों के कारोबार की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वरियम कहा जाता था और जो है संवत्सर वारियम ये वार्षिक समिति कहलाती थी और जो है पेरीवारियम ये तालाब समिति को कहा जाता था और उद्यान समिति को टोट्टवारियम कहा जाता था। तो यहाँ पे जो है सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रभावती गुप्ता से। ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। पूना ताम्रपत्र लेख प्रभावती गुप्ता से संबंधित है और प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी जिसका विवाह वाकाटक वंश में किया गया था। प्रभावती गुप्ता का शासन सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान था, इसी से प्रभावित होकर पूना ताम्रलेख लिखवाई है। अगला क्वेश्चन है, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में उल्लिखित श्रेणी संगठन का नाम था? तो वह था तंतुवाय। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम रजत मुद्रा यानी कि चांदी के सिक्के किसने जारी किए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जारी किए गए थे। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राजवंशों के साथ गुप्त शासकों ने अपनी स्थिति व प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो पहला दिया गया लिच्छवी, दूसरा वाकाटक, तीसरा नाग, चौथा कदम। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ये सभी यहाँ, तो डी विकल्प से होगा। 1 2 3 4। लिच्छवी से जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट, लिच्छवी वंश में चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी हुई थी। वाकाटक में चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पुत्री का विवाह किए थे। नागवंश में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि राजकुमारी कुबेर नागा के साथ इनका विवाह हुआ था और कदम वंश में जो है कुमारगुप्त का विवाह हुआ था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा 1 2 3 4 सभी। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख था? तो वह था एरड़ अभिलेख। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण एरड़ अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है और यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए थे? तो सातवाहनों ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवाहन शासकों ने
शीशे के सिक्के ढलवाए क्योंकि दक्षिण में चांदी अनुपलब्ध होने से शीशा ही एकमात्र विकल्प था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? तो इसमें डायोडोटस जो था ये अशोक का समकालीन नहीं था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? तो यहाँ पे ये ऑप्शन से हुआ आजीविकों के लिए। अशोक ने वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया, अर्थात चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण किया। गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सुदामा गुहा आजीवक भिक्षुओं को दान में दी थी। अगला जो क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था? तो यह लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। एक तरफ अधिकारी दिया गया है, दूसरी तरफ दिया गया है विभाग। तो सबसे पहला है कुप्याध्यक्ष। तो कुप्याध्यक्ष ये वन संपदा का अध्यक्ष होते थे, ये क्या हो जाएगा तीसरा। फिर है सन्निधाता, तो यह कोषागार का अध्यक्ष होता था, तो बी का हो जाएगा चौथा। फिर है पर्याध्यक्ष, तो यह व्यापार एवं वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, सी का हो जाएगा दूसरा। फिर है पौतवाध्यक्ष, तो यह माप तौल विभाग का अध्यक्ष होता था, डी का हो जाएगा पहला। यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1 आप देख सकते हैं। ऑप्शन जो सही होगा बी विकल्प सही हो जाएगा, 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमि कर की दर क्या थी? तो ये विकल्प सही होगा उत्पादन का 1/4 से 1/6। मौर्य काल में भूमि कर की दर 1/4 से 1/6 के मध्य थी। ऐसी राजकीय भूमि जिस पर सीताध्यक्ष द्वारा खेती नहीं कराई जाती थी अथवा बिन खेती वाली भूमि को यदि कोई खेती योग्य बना ले तो ऐसी भूमि कृषक को खेती के लिए दे दी जाती थी। वह कृषक भूमि कर के रूप में 1/4 भाग राज्य को देते थे। इसके अतिरिक्त गृहपतियों व अन्य कृषकों की निजी भूमि पर कृषि करने हेतु तो उन्हें राज्य को 1/6 भाग देना होता था। हालांकि 1/4 भी हो सकता था। सभी स्रोतों से यह स्पष्ट है कि राज्य की समस्त भूमि वह राजा की ही होती थी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी 1/4 से 1/6। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ आचार्य दिया गया है, दूसरी तरफ धर्म दिया गया है। तो हरिभद्र का संबंध हो जाएगा जैन धर्म से, एक का दूसरा। लकुलिस का संबंध हो जाएगा शैव धर्म से, बी का हो जाएगा तीसरा। और नाथ मुनि का संबंध हो जाएगा वैष्णव धर्म से, सी का चौथा। और वसुबंधु का संबंध हो जाएगा यहाँ पे बौद्ध धर्म से, डी का पहला। 2 3 4 1, 2 3 4 1 आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है विनय पिटक में, ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांत त्रिपिटक में संकलित हैं, जिसके 3 भाग हैं। पहला सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है। दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक में बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का वर्णन है। और तीसरा है अभिधम पिटक, जिसमें अशोक के समय पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति में इन्हें लिपिबद्ध किया गया और इसमें दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आचरण यानी कि बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस में है? तो यह विनय पिटक में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैन धर्म में। नंद वंश के विनाश में समकालीन जैन संप्रदाय की भूमिका बताई जाती है, क्योंकि 324 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने जैन धर्मगुरु भद्रबाहु के साथ सरोड़ बेलगोला चले गए, जहां उपवास द्वारा इन्होंने देह त्याग दिया। अगला क्वेश्चन है, श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो यह वैष्णव धर्म से, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? तो 10 महाजनपद, ए विकल्प से हुए। गंगा घाटी में 10 महाजनपद स्थित थे, जिसमें था मगध, उसके बाद वज्ज था, उसके बाद जो है अंग था, फिर था काशी,
उसके बाद वत्स था, कौशल था, उसके बाद मल्ल था, फिर था चेदी, उसके बाद पांचाल और कुरु। तो कुल 10 पांचाल और 10वां जो था वह था कुरु। तो गंगा घाटी में 10 महाजनपद स्थित थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बित में, नदीत में और देवीत में कहा गया है? तो ये कहा गया है सरस्वती को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ऋग्वेद में अम्बित में, नदीत में और देवीत में सरस्वती नदी को ही कहा गया है, और सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी घोषित किया गया है। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल, कौन से मंडल में? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है, और ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है, तब आंसर होगा सिंधु नदी। और लेकिन जो है पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे घोषित किया गया है, तो वह है सरस्वती नदी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यज्ञीय वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुमारिल। अगला जो क्वेश्चन है, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है अथर्ववेद में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालीन साहित्य में मुख्यतः 3 नगरों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अयोध्या का वर्णन अथर्ववेद में आया है। इसी ग्रंथ में है तक्षक नामक व्यक्ति को वैशाली का निवासी बताया गया है तथा बिंबिसार को काशी का राजा बताया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है मोहनजोदड़ो और चौथा है सुरकोटता। तो कालीबंगा से आपको बता दें कि जो है खेती, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से जो है, लोथल और रंगपुर से 2 जगह से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल जो है यहाँ पे दूसरा केवल होगा, लेकिन आपका कूट में जो है केवल 2 दिया नहीं गया है, 2 और 3 दिया गया है, तो और 1 और 2 दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन जो है कोई भी सही नहीं होगा। आपको बता दें कि लोथल और रंगपुर से 2 जगह से ही चावल के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पीय स्थलों में। और मोहनजोदड़ो जो दिया गया है, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है यहाँ पे। और लोथल और गोदीवाड़ा, लोथल से जो है गोदीवाड़ा मिला है, और इन दोनों ही स्थलों से जो है अग्निवेदिकाओं के भी साक्ष्य मिले हैं। तो आपका जो है इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। यदि रंगपुर रहता ऑप्शन में तो सही होता लोथल और रंगपुर। तो लोथल केवल यहाँ 2 सही होगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विष्णु की। हड़प्पा संस्कृति में विष्णु की पूजा नहीं होती थी। हड़प्पा संस्कृति के किसी भी स्थान से विष्णु की कोई भी प्रतिमा नहीं मिली है, या विष्णु से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी जो है प्राप्त नहीं होती है। आद्यरूप शिव, मातृदेवी, पीपल और अन्य वनस्पतियों की पूजा होती थी हड़प्पा संस्कृति में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? पहला है डाबरकोट, दूसरा है सोतकाकोह, तीसरा है सुतकागेंडोर और चौथा है सोतुरगई। तो कोड के माध्यम से आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका डाबरकोट जो है, सुतकाकोह और सुतकागेंडोर, ये तीनों ही बलूचिस्तान में है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित थीं? तो पहला दिया गया हरीरुद, दूसरा कुबा, तीसरा है क्रुमु और चौथा है बितस्ता। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा हरीरुद और कुबा और क्रुमु, ये तीनों ही जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, जो कि अफगानिस्तान में अवस्थित हैं। तो ए बी सी यानी कि सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हस्तपरशु का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, पेबुल। हस्तपरशु जिसे कुठार कहा जाता है, हस्तपरशु यानी कि कुठार, ये प्रकार के पाषाण उपकरणों के निर्माण में
फ्लेक विधि, चापर चॉपिंग विधि तथा बोरर विधि का प्रयोग किया गया था, जबकि हैंड एक्स के औजार सर्वप्रथम मद्रास तथा अतिरपक्कम से प्राप्त हैं। इनमें क्लीवर हो गया, स्केपर आदि उपकरण भी शामिल हैं। पेबुल उपकरण इस श्रेणी के नहीं हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? तो यह हथनोरा से, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है राहुल सांकृत्यायन का। और अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो पूरा स्थलों का संस्कृतियों से सुमेलित क्रम जो है, तो सबसे पहला दिया गया है सराय नाहर राय। सराय नाहर राय ये जो है मध्य पाषाण युगीन है, तो ये का हो जाएगा चौथा। फिर है पटने। पटने ये उच्च पूर्व पाषाणिक है, उच्च पूर्व पाषाणिक यानी कि बी का हो जाएगा पहला। फिर है सैपाई। सैपाई ये गैरिक मृदभांड परंपरा है, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और लास्ट बचा आपका महुरझारी। तो महुरझारी का संबंध हो जाएगा महा जो है समसमाधि से, तो डी का तीसरा हो जाएगा। 4 1 2 3, 4 1 2 3 आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा व्याघ्र यानी कि बाघ, गैंडा भैंसा और हाथी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर के ऊपर जो है पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। पुरुष के दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर भैंसा और गैंडा का चित्र मिला है। सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है, इसके 3 मुख हैं। मार्शल ने इस देवता को रुद्र शिव से संबंधित किया है, जिसे त्रिमुख पशुपति योगेश्वर अथवा महायोगी कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल अमरावती को निम्न नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा धरणीकोट। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित अमरावती सातवाहन युग में निर्मित स्तूप हेतु प्रसिद्ध है। इसका प्राचीन नाम धरणीकोट या धान्यकटक, या तो ऑप्शन में धरणीकोट दिया रहे या धान्यकटक, तो दोनों ही सही है आपका। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है बालाजी बाजीराव, दूसरा है बाजीराव द्वितीय, तीसरा है माधवराव फर्स्ट, चौथा है माधवराव नारायण। तो प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कालक्रमानुसार दर्शाना है, सबसे पहला है बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव का शासन काल जो रहा वह 1740 से लेकर के 1761 तक इनका शासनकाल रहा। फिर जो है बाजीराव द्वितीय, तो इनका शासनकाल है 1796 से लेकर के 1818 ईस्वी तक। फिर माधवराव फर्स्ट हैं, तो इनका शासनकाल 1761 से लेकर के 1772 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। माधवराव नारायण इनका शासनकाल था 1774 से लेकर के 1796 तक। तो कालक्रमानुसार यदि व्यवस्थित किया जाए तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 1, 3, 4 और 2। अगला जो क्वेश्चन है, अंग्रेजों के आने से पहले भारत की आर्थिकता, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो ये ऑप्शन सही होगा, अंग्रेजों के आने से पहले भारत की आर्थिकता वह स्वनिर्भर थी। अगला क्वेश्चन है, किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाली किसान आंदोलन की सर्वाधिक निर्भीक तथा साहसी महिला थीं, तो वह थी वीरा गुन्नम्मा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वीरा गुन्नम्मा का जन्म आंध्र प्रदेश के मंदसा जिले के राजापुरम गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने 1940 की दशक में किसानों के पक्ष में जमींदार वर्ग के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था और जमींदार वर्ग का वनों व अन्य संसाधनों पर एकाधिकार के विरुद्ध वीरा गुन्नम्मा ने जो है गरीब किसानों के साथ मिलकर आंदोलन शुरू किया। इसी विरोध के दौरान अप्रैल 1940 को हुई गोलीबारी में उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था। अगला जो क्वेश्चन है, जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी, तो वह थे जतिन दास। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जतिन दास ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने जेल में अनशन करते हुए
64 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल पर थे और 13 सितंबर 1929 को यह वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने जेल में बंद साधारण अपराधियों की बजाय राजनीतिक बंदियों का दर्जा दिलाने के लिए भूख हड़ताल की थी। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित संघों के निर्माण पर विचार कीजिए। पहला है द इंडियन एसोसिएशन, दूसरा है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तीसरा है पुणे सार्वजनिक सभा और चौथा है इंडियन लीग। तो संघों के निर्माण यानी कि स्थापना का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से पता करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है द इंडियन एसोसिएशन। तो द इंडियन एसोसिएशन ये आपका 26 जुलाई 1876 को इंडियन लीग का स्थान जो है इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया था। तो और इसकी स्थापना जो है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ ने जो है इसे स्थापित किया था। फिर है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन इसकी स्थापना हुई थी 1852 ईस्वी में और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की शाखा के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो है पुणे सार्वजनिक सभा। तो पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किया गया था पुणे में। और इंडियन लीग तो अभी हम बताए हैं आपको, इंडियन लीग की स्थापना हुई थी 1875 में, जो कि 1876 में जो है इंडियन एसोसिएशन ने इसका स्थान ले लिया था। तो क्रम से यदि देखा जाए आपका तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, 2 3 4 1। अगला जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को प्रायः एक काल में बनाया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मथुरा और गांधार को। गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को मथुरा और गांधार में समकालीन समय में बनाया गया था। गांधार शैली के अंतर्गत सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है? तो वह थे नागार्जुन। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का लूथर कहा जाता है। इसने जो है प्रथम सदी ईस्वी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। और अगला जो प्रश्न है, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन किया? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, मौर्यों ने। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। कौन था? तो घनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे सी विकल्प से होगा, मथुरा में खड़े बुद्ध। मथुरा में खड़े बुद्ध का उल्लेख मौर्योत्तर काल से प्राप्त होता है। कौन से काल से? तो मौर्योत्तर काल से प्राप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है, गुप्त के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप में रखता था? तो वह था कर्णिक। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में भूमि कर संग्रह करने के लिए वह ध्रुवाधिकरण तथा भूमि अभिलेखों को सुरक्षित करने के लिए महाछपपटलिक और कार्णिक नामक पदाधिकारी होते थे। तो कार्णिक यहाँ सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी? तो वह था राजराज प्रथम। सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन मुख्यतः इसलिए किया? यहाँ पे सी विकल्प से हो, क्योंकि रैम्स मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक नीतियों की घोषणा की थी। गांधी जी द्वारा 1932 में आमरण अनशन रैमजे मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक नीतियों के विरोध में किया गया था। अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है, कांग्रेस के पटल से 1905 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर स्वराज्य की मांग किसने उठाई थी? तो वह बाल गंगाधर तिलक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने 1905 में ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर स्वराज की मांग उठाई थी और स्वराज शब्द का सूत्रपात सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। हालांकि एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि स्वराज जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है, जिन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1916 में यह
कहा था। लेकिन जो है यदि पूछा जाए कि स्वराज शब्द का सूत्रपात सर्वप्रथम किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने। लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों ये था आपका जो इतिहास का 7वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।